हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दिया था। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे और एग्जाम्पल 1 to 5 हमने सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर पुरानी क्लासेस से आपको कुछ सीखने को बेहतर मिला हो या कुछ नया सीखे हो तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये आपका एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 है। क्या है? 8.1। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? मान। पहला साइन ए कॉस ए, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू आपको बताइए। ठीक है। तो पहले प्रश्न में जो डिटेल्स दिए गए हैं वो डिटेल्स लिख लेते हैं। यहाँ पर कलर को कर लेता हूँ वाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एंगल बी समकोण है, यानी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तथा ए बी बराबर आपका दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तथा बीसी, बीसी इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जब भी प्रश्न ऐसा दिया रहे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज अज्यूम करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये थोड़ा फिगर इसको फिर से बनाते हैं, फिगर अच्छा नहीं बना। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, नाम दे देते हैं इसका। इस वाले शीर्ष को ए कह देता हूँ, कोण भी आपका समकोण है और इसको सी कह देता हूँ। और यहाँ पर कहा है कि एंगल बी जो है वो आपका क्या है? समकोण है। ठीक है। तो एंगल बी को समकोण बना दिया। अभी ए बी देखिए, ए बी आपको दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। और बी सी दिया गया है कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो अपने को दो भुजाएं ए बी और बी सी पता है, लेकिन समकोण के सामने की भुजा यानी कि कर्ण ए सी नहीं पता है। और हमने प्रीवियस क्लासेस में कहा था कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपको ज्ञात हो, तीसरी भुजा अज्ञात हो, तो अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। और पाइथागोरस की प्रमेय कहती क्या है? कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो यहाँ कर्ण क्या है? अपना कर्ण है समकोण के सामने की भुजा ए सी, और आधार को फिलहाल के लिए बी सी कह देता हूँ, और लंब को यहाँ पर सी के लिए ए बी कह देता हूँ। ठीक है। ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। बी सी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस ए बी की वैल्यू है 24, यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर होता है 576, और 49
में अगर 576 को जोड़ा जाए तो 9 6 15 की 5 हासिले, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6। ये वैल्यू है आपका किसका, AC स्क्वायर का। थोड़ा सा इस फिगर को और साइड में रखता हूँ, ठीक है। ये सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर अपने को स्पेस चाहिए लिखने के लिए, और इसको करता हूँ सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाना है कितना, AC इज इक्वल्स टू, अपने को मिल जाएगा कितना, AC इज इक्वल्स टू मिल जाना है स्क्वायर ऑफ रूट 625, ठीक है। तो यहाँ से AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 625 का अगर हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो AC की वैल्यू जो अज्ञात थी अभी मिल के आ गई कितना, 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए अपने से पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन अपने से पूछा है साइन ऑफ ए। और साइन ऑफ ए की बात करें तो साइन ऑफ ए बराबर मैं जानता हूं क्या, लंब बटे कर्ण। और ए के लिए अगर लंब की बात करूं तो ए के सामने की भुजा हो जाएगी, और ए के सामने की भुजा भी क्या है, ए BC है। तो यहाँ पर कर सकता हूँ BC, और कर्ण, कर्ण समकोण के सामने की भुजा हो जाएगी AC, AC। यानी मैं कह सकता हूँ कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू BC, BC कितना है 7, और AC की अगर बात करूं तो AC इज इक्वल टू है 25। ये आपका साइन ऑफ ए निकल के आ गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपसे पहले में ही दूसरा पूछा है क्या, कॉस ऑफ ए की वैल्यू बताइए। तो कॉस ऑफ ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और ए के लिए अगर मैं आधार की बात करूं भाई, तो यहाँ पर आधार है अपना कितना, ए के लिए आधार है ए से सटी हुई भुजा, और ए से सटी हुई भुजा आपकी क्या है, AB। और कर्ण की बात करें तो कर्ण जानते हैं आप अनचेंज रहता है, AC, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं AB की वैल्यू कितना 24, और कर्ण AC 25, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कॉस ऑफ ए, ठीक है। 24/25, ये 24 का ध्यान दीजिएगा, 24/25। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कॉस साइन सी, साइन सी। और सी के लिए साइन का रेशियो हम जानते हैं लंब बटे कर्ण। और अगर सी की मैं बात करूं तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, सी के सम्मुख भुजा, और सी की सम्मुख भुजा भी के लिए क्या है, AB। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं AB बाई कर्ण AC, ठीक है, समकोण के सामने की भुजा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ सी बराबर लंब कितना, लंब है AB यानी 24, और बटे कर्ण 25, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू निकल के आई 24/25, ठीक है। और इसी में आपसे अब पूछा है कॉस ऑफ सी की वैल्यू। तो कॉस ऑफ सी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और सी के लिए अगर आधार की बात करूं तो सी से सटी हुई भुजा BC हो जाना है, और कर्ण की वैल्यू AC। तो कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा BC 7 और बाई 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर एक बार ओवरव्यू देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए अपने को क्या पता था, AB 24 दिया गया था, BC 7 दिया गया था। यहाँ से हमने तीसरी भुजा को निकाल लिया AC पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके 25 सेंटीमीटर। और अभी तीनों भुजाएं पता हैं, तो हमसे साइन ए का रेशियो अपने को पता है, कॉस ए का आधार बटे कर्ण, ऐसे ही साइन का लंब बटे कर्ण के रेशियो के हिसाब से हमने क्या किया, क्वेश्चन को हल किया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, प्रयास किया गया कि आपको बेसिक से ही बताया जाए, ठीक है।
और यही तरीका आप यूज करिए। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर, और सवाल नंबर 2 आज की है, कह रहा है कि आकृति 8.13, ठीक है, 8.13 जैसा कि फिगर इसका दिया गया है, में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। फिर से जैसे आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोण क्यू जो है वो क्या है, आपका समकोण है। यहाँ पर कोण क्यू क्या है बताइए, समकोण है। और यहाँ लिख सकते हैं चित्र से, या चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जिसमें एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारी बातें आपको क्या है, दी गई, ये गिवन है आपको। और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से देखिए, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्यू आर आपको अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि जो आपका, ध्यान दीजिए, अगर आर के लिए बात करूं तो ये आधार हो जाएगा, और हम जानते हैं कि आधार जब निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपको आधार पता चल जाएगा। तो यहाँ आधार है क्या, क्यू आर। क्यू आर इज क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर यानी पी आर, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, पी आर का स्क्वायर माइनस लंब पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर पी आर की बात करें तो पी आर है 13 का स्क्वायर, और माइनस पी क्यू है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169, और 12 का 144। और 169 में 144 जब माइनस किया जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 25। और 25 वैल्यू है किसकी, क्यू आर के स्क्वायर की, यानी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट 25। और हम जानते हैं 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 5। यानी जो आपको अननोन, आपकी जो अननोन भुजा थी वो आ गई कितना, 5। अननोन भुजा आपकी निकल के आई कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमने निकाल लिया, और अभी क्या पता है अपने को, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, तो हमसे पूछा किसका मान है, tan p माइनस कॉट आर। और tan p माइनस कॉट आर को तभी बता पाएंगे ना जब अपने को tan p पता हो और कॉट आर पता हो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, tan p निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ p बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। और p के लिए अगर हम बात करें लंब की, तो p के सामने की भुजा, p के सामने की भुजा है क्यू आर। और आधार की अगर मैं बात करूं तो आधार p से सटी हुई भुजा पी क्यू, पी क्यू। तो tan ऑफ p बराबर हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है कितना, 5, और पी क्यू की वैल्यू निकल के आएगा कितना, 12, ठीक है। इसी प्रकार से हम कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तथा कॉट आर
कॉट ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एंगल आर के लिए है, आर के लिए आधार क्या होगा, आर से सटी हुई भुजा, आर से सटी हुई भुजा क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर। और लंब क्या हो जाएगा, आर के सामने वाली भुजा यानी पी क्यू, पी क्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉट ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितना भाई, क्यू आर की वैल्यू 5 और बटे पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितना, 12, 12। ठीक है, अतः अब जो हमसे पूछा गया है बस वही लिख लेते हैं, tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू tan p की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 5/12 और कॉट आर की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 5/12 और 5/12 में से 5/12 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था क्या बताइए, हमसे पूछा गया था कि tan p माइनस कॉट आर का मान कितना होगा, तो हमने बताया कितना होगा बताइए, 0 होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जब पहली बार मैंने ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था उस समय भी बताया था कि आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय पर आप क्या करिए, बहुत सारे सवालों को लगाइए। ठीक है, और जब पाइथागोरस प्रमेय से सवालें आपकी बनने लगेंगी तो ये सारी सवालें फिर आपकी आसान हो जानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और 3 कह क्या रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 आपको गिवन है। तो कह रहा है कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब लगाने की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है, लिखिए आप, दिया है, क्या दिया गया है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। और साइन का रेशियो होता क्या है, साइन का भुजाओं में संबंध क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो सबसे पहला काम करूंगा कि एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर एक ग्रीन देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ग्रीन से लिखने पे ज्यादा शायद विजिबल होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, और समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के लिए ये मान लीजिए कि हमने एक रफ समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज में इस वाले एंगल को ना हम ए नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ए, और इसको आप कह दीजिए बी और सी। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसमें एंगल बी को हमने कह दिया कि समकोण है। ठीक है, अभी साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, यानी ए के लिए जो लंब होगा ना वो 3 यूनिट है। कितना, ए के लिए अगर लंब की बात करूं तो ए के सामने की भुजा ये 3 यूनिट हम मान लेते हैं, और कर्ण समकोण के सामने की भुजा 4 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो दो चीजें अपने को पता है कि बीसी जो है ना वो 3 इकाई है, और एसी कर्ण जो है वो 4 इकाई है। तब अपने को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक है, और ए बी इस एंगल ए के लिए क्या है, आधार, और पाइथागोरस प्रमेय में आपको आधार का फार्मूला सिखाया गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंब कितना था, ए के लिए लंब था बीसी, तो बीसी बराबर 3 यूनिट निकल के आया, और कर्ण कितना था, एसी, एसी 4 यूनिट निकल के आया। यानी हम कह सकते हैं, अर्थात अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, तथा AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में अपने को निकालना क्या है, ए बी, और ए बी है आधार। हम जानते हैं कि जो आधार होता है वो स्क्वायर ऑफ रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार यहाँ पर क्या है, ए बी है। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट कर्ण ए सी स्क्वायर माइनस लंब बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट ए सी की वैल्यू की बात करूं तो ए सी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी सी 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है भाई, 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो बचेगा स्क्वायर ऑफ रूट 7, यानी ए बी की वैल्यू निकल के आई कितना, 7, रूट 7। कितना, रूट 7। तो ए बी इज इक्वल टू आपका फाइंड हो गया कितना, रूट 7। तो हमसे पूछा है कॉस ऑफ ए, क्या पूछा है बताइए, कॉस ऑफ ए का मान पूछा है। अतः हम कह सकते हैं कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, और कॉस होता कितना है, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं पेन का, तो 1.2 कर लेते हैं। ठीक है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार अगर ए के लिए बात करूं तो ए के लिए आधार क्या होगा, ए बी होगा। और कर्ण की अगर मैं बात करूं तो कर्ण होगा ए सी, ए सी। तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ ए बी कितना, रूट 7, और ए सी कितना, 4। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू अपना निकल के आ जाएगा रूट 7/4। इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि tan ऑफ ए भी निकालिए। तो tan ऑफ ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा, tan ऑफ ए हम जानते हैं tan का जो रेशियो होता है वो लंब बटे आधार का होता है, और ए के लिए लंब होगा ए के सम्मुख भुजा यानी बी सी, बी सी, ए की सम्मुख भुजा बी सी, और आधार ए बी, आधार ए बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू की बात करूं तो बी सी है कितना, 3, और आधार रूट 7, रूट 7। तो tan ए बराबर आ गया 3/रूट 7। ठीक है, तो हमसे कॉस ए का मान पूछा था, हमने कॉस ए का मान बताया रूट 7/4, और tan ए का मान पूछा था, हमने बताया रूट 3/7। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी अपना क्या होता है, कैलकुलेट होता है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बखूबी समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही होंगी तो एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने इस क्लास को, इस चैनल को शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अगर पसंद आ रहा हो, चीजें समझने को मिल रही हो तो लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर, और सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है कि यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। सबसे पहला बात, प्रश्न ही आपको कायदे से पढ़ना है भाई। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 15 cot a की वैल्यू बराबर है 8 के। तो पहली बात आप लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि cot ऑफ a इज इक्वल टू 8/15। 15 देखिए इधर गुणा कर रहा था, इधर साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी cot a इज इक्वल टू 8/15 हो जाना है। ठीक है, अच्छा, cot का जो रेशियो होता है वो होता है आधार बटे लंब। बोलिए हाँ कि नहीं, आधार बटे लंब। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें आपको आधार 8 रखना है और लंब क्या रखना है, 15 रखना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, ए बी सी। और इसमें ए को ये वाला शीर्ष, बी को ये वाला शीर्ष, और इस वाले शीर्ष को
सी कह देता हूँ। और यहाँ पर हमने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है? यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि कोण बी जो है वो क्या कैसा है, समकोण है। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर अगर हम कॉट ए के लिए बात करें अपने फिगर के लिए, तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाना है ए से सटी हुई भुजा ए बी, और लंब जो हो जाएगा ए की सम्मुख भुजा यानी बी सी। तो ए से सटी हुई भुजा कितना है? अपने को दिया है 8, और लंब पता है अपने को 15। ठीक है, तो दो भुजाओं में फिर से रिलेशन पता। तीसरी भुजा यहाँ पर क्या है? अनडिफाइंड है, अननोन है। इसको हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। तो आधार कितना निकला अपना? आधार निकला ए बी, और लंब की बात करूं तो लंब है बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो यहाँ पर देखिए अपने को क्या पता करना है? समकोण के सामने वाली भुजा ही नहीं ज्ञात है, यानी कर्ण पता करना है। और हम जानते हैं कर्ण जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। और शेष दोनों भुजाएं होंगी क्या? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर है आपका ए सी। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट आधार ए बी का स्क्वायर, और प्लस लंब BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AB की अगर मैं बात करूं तो AB अपने को पता है कितना? 8, और 8 का स्क्वायर 64 जानते हैं आप। और BC कितना है? 15, 15 का स्क्वायर 225 ये भी जानते हैं। बस आगे इन्हीं वैल्यूज को पुट करके आपको कैलकुलेट कर लेना। 64 प्लस 225, और जैसे ही ये बात आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 5 4 9, 6 2 8, और 2, और 289 का वर्गमूल कितना? 17। और ये 17 आया है किसकी वैल्यू? AC, यानी कि कर्ण। ठीक है, AC निकल के आया कितना? 17। अभी हमसे पूछा क्या है? हमसे पहला प्रश्न पूछा है साइन ऑफ ए बताइए। ठीक है, क्या पूछा है? साइन ऑफ ए। तो चूंकि हम जानते हैं क्या, साइन ऑफ ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और ये लंब और कर्ण किसके सापेक्ष बताना है? ए के लिए लंब, ए के लिए लंब क्या होगा? ए के सामने की भुजा यानी BC, और कर्ण की अगर मैं बात करूं तो समकोण के सामने की भुजा AC। ठीक है, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू BC। अगर BC की बात करूं तो BC है 15, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण है AC 17। तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू निकल के आया कितना? 15/17। ठीक है, इसी तरीके से अपने को क्या बताना है? सेक ऑफ ए का मान, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक ऑफ ए, तो सेक ए का मान क्या होता है बताइए? सेक ए को कह सकते हैं आप कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण किसके सापेक्ष बताना है बताइए? ए के सापेक्ष, और ए के सापेक्ष कर्ण क्या होगा? समकोण के सामने की भुजा यानी AC, और आधार ए के लिए क्या होगा? AB। तो सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 17 AC की वैल्यू, और AB कितना? 8, 17/8। ठीक है, तो ये हो जाना है आपका 17/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्या किया? कैलकुलेट कर लिया है। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा, एक चीज और, कि जिस भी क्वेश्चन में आपको क्या हो, कोई डाउट हो, तो आप इसके लिए कमेंट बेझिझक कर सकते हैं, और आपको चीजें फिर से ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट और बेहतर तरीके से, और बेहतर से जितना बेहतर हो सकता है भाई उस तरीके से सिखाने का
प्रयास सिखाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? चलिए, सवाल नंबर 5 पर चलते हैं और 5 पर चलने से पहले 5 को कायदे से मन लगा के पढ़ा जाता है, ठीक है? देखिए, हर सवाल को लगाने के लिए ना आपको कुछ समस्याएँ दी जाती हैं, उन्हीं समस्याओं को आपको पकड़ना है और समस्याओं को पकड़ कर आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि आपको आपसे चीज़ें क्या पूछी गई हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर एक समस्या दी गई है कि यदि sec थीटा की वैल्यू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या चीज आपको दिया गया है? यहाँ पर आपको गिवन है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है? sec ऑफ थीटा, sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/12 और sec मतलब होता क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज को डिजाइन करते हैं और इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए। मैं इसका नाम ए, बी और सी रखता हूँ, जिसमें एंगल बी को मैं समकोण कह देता हूँ और एंगल ए की वैल्यू को मैं थीटा कह देता हूँ, ठीक है? क्या कह देता हूँ? थीटा। चलिए, तो अभी इस थीटा के लिए ध्यान दीजिए, इस थीटा के लिए जो आपका लंब होगा, ये वाली भुजा हो जाएगी, थीटा के सम्मुख भुजा यानी बीसी। जो आधार होगा, वो आधार थीटा से सटी हुई भुजा हो जाएगी यानी ए। ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में ये सारी चीजें अगर करते हैं, इतना बोल के आप करते हैं, इतना समझ के आप करते हैं ना, तो ये 100% गारंटी है भाई, इससे बेहतर और इससे आसान और इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है? और समकोण के सामने की भुजा, देखिए आप जब सवाल को लगाइए ना, तो सवाल को आप लगाइए तो बोलिए, और बोलेंगे तो फिर आपका जो एरर के चांसेस हैं, ठीक है, वो बहुत कम हो जाएगा और एक्यूरेसी आपकी डेवलप होगी। तो जैसे मैंने कर्ण की बात कहा, तो आप कर्ण जब बोलिए ना, तो ये बोलिए कि समकोण के सामने की भुजा, और समकोण के सामने की भुजा आपकी है क्या? एसी, ठीक है? तो चलिए, सेक की वैल्यू कर्ण बटा आधार होता है। सेक का रेशियो क्या होगा? कर्ण और आधार का रिलेशन, कर्ण और आधार का अनुपात ही तो सेक कहलाता है। तो यहाँ सेक तो आपको दिया गया है, यानी कर्ण को 13 कह दीजिए आप, तो कर्ण क्या है अपना? 13, और आधार क्या है? 12, और आधार क्या लिख देंगे आप? 12। तो लंब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो सेक के लिए कर्ण कितना है भाई? कर्ण है आपका एसी, और आधार कितना है? ए बी या बी ए, जो आपका मन हो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बात मैंने अज्यूम किया है, और sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/12 से हम कह सकते हैं क्या कि ए सी इज इक्वल टू 13 यूनिट, 13 यूनिट, तथा ये यूनिट है, मैं यू ही लिख दिया हूँ, तथा ए बी इज इक्वल टू 12 यूनिट, 12 यूनिट, ठीक है? तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना क्या है? लंब बीसी, यानी बीसी इज इक्वल टू, देखिए जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ ना, ये लंब लिखने का अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, बल्कि फायदा है कि आपका कभी गलत नहीं होना है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब है कितना? बीसी। देखिए चित्र में लंब कितना है? बीसी। तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आधार, आधार कितना है? ए बी का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ AC की बात करूं तो AC कितना है आपका? 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB 12 का स्क्वायर,
और 13 माइनस 12 यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये वैल्यू हो जानी है किसकी, बीसी स्क्वायर की। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहाँ घटाएंगे तो 25 आएगा, 9 में से 4 5 और 16 में से 14 2, यानी बीसी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रूट कितना 25। और बीसी का वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना आ गया बताइए, 5 आ गया। ठीक है, अब समझिए, कह रहा है कि अगर ऐसा है, बीसी आपने निकाल लिया, कैसा है बीसी 5 यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्या करिए, परिकलित कीजिए। देखिए ये सवालें आपके लिए ऐसा तो संभव है कि यहाँ पर क्या संभव है, क्या बताने जा रहा था समझिए। इस तरीके की सवालें ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे इंपॉर्टेंट है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। समझिए, यहाँ पर आपको शेक थीटा देके ना, जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कर रहा है, इसका मतलब आपसे साइन थीटा पूछा जा रहा है, कॉस थीटा पूछा जा रहा है, टैन थीटा ना, और सेक आपको ऑलरेडी दिया ही है, कॉट बताइए और कॉसेक बताइए। तो सबसे पहली त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा था साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की अगर मैं बात करूं तो लंब कितना हो जाना है ए के लिए, थीटा के लिए लंब हो जाना है बीसी। ये एक एक बात आप लिखिए, क्योंकि चीजों को जितना सॉर्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आप उतने ही एरर के चांस बनाए। ठीक है, तो देखिए, ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का दावा केवल इसीलिए कर रहा है ना, क्योंकि वो बेसिक पर क्या करता है, कटिबद्ध है आपको बेसिक सिखाने के लिए। और एक एक बात आपको, क्या क्या लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है जिससे आपके लिखने का इम्पैक्ट एग्जामिनर पर पड़े, ये बात आपको, मतलब 10 दिन आप साथ में रहेंगे ना, तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि राइटिंग करनी कैसी है। ठीक है, तो कर्ण की बात करूं तो कर्ण हो जाना है समकोण के सामने की भुजा, और समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, AC। तो यहाँ पर हो जाना है आपका साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बीसी। बीसी का मान कितना, बीसी का मान हमने निकाला है 5, और बटे AC, AC है 13। ठीक है, तो पहली चीज निकल के आई, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/13। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को निकालना है कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये चीजें भाई देखिए, बार बार करिए इस सवाल को। इस सवाल को बार बार करने का फायदा क्या होगा जानते हैं, आपको साइन थीटा का रेशियो, कॉस थीटा का रेशियो, टैन थीटा का रेशियो, कॉट थीटा का रेशियो, सेक, कॉसेक, इन सारी चीजों का रेशियो ना रट जाएगा। और जब रट जाएगा, रट जाने का मतलब ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के आप इन सारी चीजों को याद करेंगे। देखिए, रटना और समझना ना, दोनों पर फर्क है। ठीक है, जब आप किसी सवाल पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो जो चीज आपको याद होनी है ना, फिर वो आपको कभी भूलनी नहीं है। चलिए, कॉस ऑफ थीटा, थीटा के लिए आधार की बात करूं तो आधार है आपका AB, और कर्ण समकोण के सामने की भुजा यानी AC। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर ए बी की बात करूं तो ए बी अपना है कितना 12, और ए सी 13। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आई कितना 12/13। इसी तरीके से तीसरा जो निष्पत्ति होता है वो होता है tan ऑफ थीटा, और tan थीटा का रेशियो होता है लंब बटे आधार। लंब थीटा के सामने की भुजा BC, और आधार थीटा से सटी हुई भुजा AB। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू BC है आपका 5। BC कितना है भाई, 5 है, और AB कितना है 12। AB कितना है 12, तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आई 5/12। इसी तरीके से चौथा चौथा रेशियो आपका होता है कितना, चौथा रेशियो होता है कॉट ऑफ थीटा। तो कॉट थीटा देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं आधार बटे लंब, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखूंगा क्या, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कॉट थीटा जो होता है वो टैन का उल्टा होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, बिल्कुल ना? तो 1 अपॉन टैन थीटा की वैल्यू देखिए मैंने निकाला है कितना 5/12 और ये 12 पलट के जब ऊपर जाएगा तो आप कह सकते हैं कॉट ऑफ थीटा बराबर 12/5 12/5। इसी तरीके से अगली निष्पत्ति जो होती है वो होती है सेक ऑफ थीटा, लेकिन सेक थीटा तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था 13/12। सेक थीटा 13/12 आपको क्वेश्चन में ही दिया है, तो बचा क्या? कॉसेक ऑफ थीटा। तो कॉसेक ऑफ थीटा जो होता है किसका, कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का। तो साइन ऑफ थीटा। और पहली ही निष्पत्ति देखिए हमने साइन की निकाली है, ठीक है, पहली ही निष्पत्ति हमने क्या किया है, साइन का निकाला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/साइन थीटा कितना आया है, 5/13। तो 5/13 और 5/13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये 13 जो है ये ऊपर जाएगा मतलब अंश में, तो हो जाएगा कितना, 13/5। तो इस तरीके से आपने सेक थीटा के आधार पर क्या किया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/2 के 13/12 के आधार पर क्या किया है, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की वैल्यू निकाला है। और कैसे, सेक थीटा का जो रिलेशन था कर्ण बटे आधार से आपने सबसे पहला काम किया, लंब बीसी निकाला 5, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता चल गई तो साइन थीटा के लिए हमने ओवरऑल निष्पत्तियों को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी सवाल नंबर 5 बताइए आप लोग कि क्या आपको सवाल नंबर 5 1 से लेके 5 तक कोई दिक्कत है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज चला जाता है आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 भाई लाजवाब क्वेश्चन है, कितना, बहुत। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, न्यून कोण हैं। तो न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण आप जानते हैं कि थीटा का मान ऐसा हो जो बड़ा हो या बराबर हो 0 से, लेकिन कम होना चाहिए 90 से। ठीक है, तो ये बात मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि न्यून कोण कहते किसे हैं। तो न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका मान बड़ा हो या बराबर हो 0 के और कम हो 90 डिग्री के, ऐसा हर एक एंगल न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि यदि एंगल ए तथा एंगल बी कैसे हैं, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए और कॉस बी क्या हैं, बराबर हैं। तो आपको बताना है, दिखाना है कि जो एंगल ए होगा ना वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न देखिए आप याद करिए और चीजों को देखिए, रिमाइंड करते रहिए, चीजों को बार बार रिपीट करिए। एग्जाम्पल में मैंने इस तरीके का प्रश्न पढ़ाया और वहां पर भी मैंने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला था, और यहाँ पर भी इस प्रश्न को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, वो ये कह रहा है कि ये प्रश्न ना आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो जो प्रश्न में आएगा भाई पढ़ना तो जरूरी है। वैसे जरूरी तो सब है, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को लगाने का थोड़ा सा तरीका देखते हैं। तो इस कंडीशन में जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले ना दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो पहला समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि मैंने ये ड्रॉ किया, तो थोड़ा सा यहाँ पर इरेज हो जाता, लेकिन इरेज करने का मतलब है पूरा इरेज हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये। ठीक है, इसको ना इरेज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शायद पूरा ही इरेज होगा, मुझे पता था। ठीक है, चलिए फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ठीक है।
एक को हम ए कह देते हैं, एक का नाम ए रख देते हैं और एक का नाम बी रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ए डी सी और इसका नाम रख देते हैं बी ई एफ, बी ई एफ। ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं बात करूं तो एंगल डी समकोण है और यहाँ पर एंगल ई समकोण है। ठीक है। चलिए इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फिर आपको कायदे से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसको हम साइड में लगाते हैं ऐसा, और इस वाले भी त्रिभुज को साइड में लगाते हैं यस। चलिए पेन पकड़ते हैं अपना, और यहाँ पर अभी तक हमने किया क्या है वो बात यहाँ पर लिखते हैं। माना माना दो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एडीसी एडीसी तथा त्रिभुज, इसका नाम फिर से रख देता हूँ बी, बी लिया था हमने, ये बी। ठीक है। बी ई एफ, बी ई एफ में कोण डी तथा कोण ई। ठीक है। एंगल डी तथा एंगल ई समकोण है। कैसे हैं? समकोण है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि दिया है तथा दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज एडीसी एडीसी तथा त्रिभुज बीईएफ बीईएफ में क्या कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए बराबर कॉस बी। अगर कॉस ए की बात करूं तो ए भाई आपका ना ये है ए। ठीक है। तो कॉस बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और आधार ए के लिए हो जाएगा एडी बाई एसी। कॉस ए को हम कह सकते हैं एडी बाई एसी। और वैसे ही अगर मैं कॉस बी की बात करूं तो बी आपका ना ये वाला एंगल है, और बी के लिए अगर आधार की बात करूं तो आधार हो जाएगा बीई, और अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण हो जाएगा बी एफ, बी एफ। ठीक है। इसी तरीके से क्या बी ई को मैं इसकी जगह पे और ए सी को इसकी जगह पे ला सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। यानी इसी बात को हम लिख सकते हैं कि एडी बाई बी ई जो होगा बराबर होगा किसके? ए सी बाई बी एफ के, ए सी बाई बी एफ के। फिर से समझिए मैंने क्या कहा। मैंने यहाँ पर बीई का साइड चेंज करके ना इधर लाया। ठीक है। बीई इधर गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग करेगा। एसी इधर भाग कर रहा था, इधर जाएगा गुणा करेगा। इधर जाएगा उधर आएगा, मतलब एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर कर रहे हैं। कुल मिला के साइड चेंज कर रहे हैं, इतना समझिए। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो एडी है ना, एडी पकड़िए, एडी कहाँ है? एडी है वो बीई। ठीक है। एडी और बीई का जो अनुपात है, जो अनुपात है वही अनुपात एसी और बीएफ का है, एसी और बीएफ का है। यही बात हमने कहा है। और मैंने कहा कि ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर, इनको हम एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लें, के बराबर, ये बात हमने क्या किया? माना। ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी निकल के आ गया। तो क्या यहाँ से मैं एडी इज इक्वल टू ए बीई कह सकता हूँ क्या? या इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी तो बाद में ही देख लेते हैं। ठीक है। अभी क्या करेंगे देखिए,
AD बाई BE अपने को K पता चल गया, AC बाई BF अपने को K पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में मैं पाइथागोरस की प्रमेय लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, त्रिभुज ADC में ADC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से ठीक है। तो ADC में देखिए अपने को दो भुजाओं में रिलेशन तो पता है, तीसरी भुजा DC नहीं पता है और DCA के लिए है क्या, लंब। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो लंब होगा वो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल के बराबर होगा। कर्ण कितना है, AC स्क्वायर, और माइनस आधार कितना है, AD स्क्वायर, ठीक है। तथा इसी प्रकार ऐसा लिख लेता हूं, इसी प्रकार त्रिभुज BEF में फिर से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि EF इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रूट कर्ण, और कर्ण यहाँ पर है BF का स्क्वायर जो होगा माइनस BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से ना DC बाई EF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, DC बाई EF। यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि DC बाई EF बराबर, तो DC है कितना, रूट AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, रूट AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अपॉन रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। तो जो बात आपको कहने जा रहा था, देखिए क्या मैं यहाँ पर AD इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AD बाई BE इज इक्वल टू K, हम कह सकते हैं क्या, देखिए ये पूरी वैल्यू K के बराबर है तो बिल्कुल कह सकता हूँ। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो AD होगा वो K इंटू BE के बराबर होगा, तथा AC बाई BF जो होगा वो बराबर के लिख सकता हूँ। और यहाँ से AC इज इक्वल टू K इंटू BF कह सकता हूँ क्या, अगर हाँ तो AD की जगह K इंटू BE रखिए और AC की जगह K इंटू BF रखिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि DC बाई EF, यानी यही वाली लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रूट AC स्क्वायर। AC स्क्वायर है तो इसको K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर लिख सकता हूँ, K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर माइनस माइनस है माइनस लगाया। AD की अगर बात करूं तो AD को K स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर लिख सकता हूँ, K स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर लिख सकता हूँ, और पूरे का बटे BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि DC बाई EF इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रूट K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और पूरे का बटे स्क्वायर ऑफ रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अभी ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए, यहीं से आपका सारा कुछ बन जाना है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है ना, तो इसका मतलब कि आप ना बहुत बेहतर लेवल पे चल रहे हैं।
चलिए समझिए, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि DC बाई EF, EF E है बराबर, देखिए K स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, K इंटू यहाँ पर हो जाना है BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर और पूरे का बटे BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर और सेम चीज अंश और हर में कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि DC बाई EF जो होगा वो भी वैल्यू बराबर होगा किसके, K के। ये इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 का भी मान K है और समीकरण 2 का भी मान K है, यानी समीकरण के जो LHS है ना वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब AD बाई BE बराबर K है, AC बाई BF बराबर K है और DC बाई EF बराबर भी K है। इसका मतलब ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब समीकरण 1 व समीकरण 2 से 2 से हम कह सकते हैं कि AD बाई BE बराबर होगा किसके, AC बाई BF बराबर होगा DC बाई EF। फिर से समझिए हमने क्या कहा, हमने कहा AD बाई BE, AD आपका ये है, AD बाई BE, ठीक है। AC कर्ण वाला, AC बाई BF का अनुपात बराबर है DC बाई EF। ठीक है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है परस्पर क्या है, समानुपाती है। और अगर समानुपाती हैं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज EBEF परस्पर समरूप होंगे। ठीक है, बराबर क्या के। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं उपरोक्त से उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि त्रिभुज ADC ADC तथा त्रिभुज BEF BEF की संगत भुजाएं की संगत भुजाएं परस्पर परस्पर समान अनुपात में समान अनुपात में हैं, अर्थात अर्थात समानुपाती अर्थात समानुपाती है। अतः अतः त्रिभुज ADC ADC समरूप होगा त्रिभुज BEF BEF। रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह का इश्यू आ रहा है। BEF नीचे लिख देता हूँ भाई, ठीक है। BE या यहीं पे प्रयास करते हैं त्रिभुज BEF। ठीक है, और अगर त्रिभुज क्या है, परस्पर समरूप है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः जो एंगल A होगा वो बराबर होगा एंगल
बी के। और यही बात क्या करनी थी अपने को, प्रूव करनी थी कि सिद्ध कीजिए कि एंगल ए का मान एंगल बी के बराबर होगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। यहाँ पर हमको दिया गया था कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर है। तो पहला काम हमने क्या किया कि दो त्रिभुज हमने क्या किया, मान लिया समकोण त्रिभुज ए डी सी और बी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि माना दो समकोण त्रिभुज ए डी सी और बी ई एफ इस प्रकार है कि एंगल डी और एंगल ई परस्पर क्या है, समकोण है। ठीक है, और त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीईएफ में दिया है कि कॉस ऑफ ए जो है वो कॉस ऑफ बी के बराबर है। यहाँ से हमने क्या किया कि बीई को उठाया, अंश से हर में ले आया, और एसी को हर से उठाया, अंश में बीई के स्थान पे रिप्लेस किया। तो इस हिसाब से बना क्या, एडी बाई बीई जो है वो एसी बाई बीएफ के बराबर है, और इस पूरी वैल्यू को हमने के बराबर मान लिया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जनरेट किया। इसी प्रकार अगर हम समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम डीसी बराबर क्या कह सकते हैं, देखिए डीसी बराबर हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और इसी प्रकार त्रिभुज बीईएफ में भी जब समकोण त्रिभुज लगाया जाएगा तो आप ईएफ बराबर कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और जब दोनों को आपस में डिवाइड किया जाएगा यानी डीसी बाई ईएफ निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ रूट एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर बटे बी एफ स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। और यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू बराबर है किसके, के, तो हम कह सकते हैं कि एडी बाई बीई बराबर है के। तो यहाँ से एडी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू बीई। और इसी प्रकार से एसी बराबर हमने निकाला के इंटू बी एफ। और यहाँ एसी की जगह हमने रखा कितना, के इंटू बी एफ, और एडी की जगह रखा कितना, के इंटू बीई। कैलकुलेट किया, डीसी बाई ई एफ भी मिला कितना, के। अभी देखिए इक्वेशन फर्स्ट और दो को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो एडी बाई बीई होगा वो बराबर होगा एसी बाई बी एफ के, बराबर होगा डीसी बाई ई एफ के, जो कि के हमने माना था। ठीक है, और इस बात से ये क्लियर है कि त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ई एफ की संगत भुजाएं परस्पर क्या हैं, समान अनुपात में है, अर्थात एक दूसरे को समानुपात में विभक्त करती है। इस हिसाब से हम कर सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी जो होगा वो त्रिभुज बी ई एफ के क्या होगा, समरूप होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ये बात आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। क्योंकि चलिए जगह नहीं है तो जगह के अभाव में मैं लिख भी नहीं रहा, लेकिन आप समझ लीजिए, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। क्योंकि समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भाई प्रयास करेंगे कि 7, 8, 9, 10 और 11 में भी 11 तक है भी। ठीक है, तो प्रयास किया जाएगा कि अगली क्लास में कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज के लिए जो आपका काम है कि पिछली क्लास में जो आपको सारे एग्जाम्पल्स 1 to 5 तक बताए गए थे, और आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बताया गया, इनको आप रिवाइज करिए। अगर किसी भी लाइन में, किसी भी प्रश्न में, किसी भी स्टेप में आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, और प्रयास किया जाएगा कि आपके समस्या को बेहतरीन तरीके से हल कराया जाए और आपको चीजों को सिखाया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और एक बार फिर से आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं और चीजें आप बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज क्लोज करते हैं। जय हिंद,
जय भारत।